को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे मित्रों जुड़ें और आपको जो कल मैंने आपको पढ़ाया था अशोक के व्रत शिलालेख के, ये मैंने अशोक की शिला के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अशोक की शिला, जो अशोक के व्रत शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी थी। ये हम कल बात कर रहे थे। अशोक के व्रत शिलालेखों की संख्या 14 थी, जो कितने स्थान से मिले थे, 8 स्थान से मिले थे। और मैंने आपको मात्र थोड़ा जल्दी स्पीड में लेना है क्योंकि आपको 14 के बारे में बताना है। आज केवल हम बात कर रहे हैं, जो नए बच्चे आए हों तो अशोक के व्रत शिलालेख चल रहे हैं। और व्रत शिलालेख कितने स्थानों से, 8 से मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? 7 से मैंने क्या बताया था, शाहबाज गढ़ी, जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसकी मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी थी। दूसरा मैंने क्या बताया था, माँ से मानसेरा, मानसेरा, और सेरा कौन बांधते हैं, मुसलमान बांधते हैं, इसलिए ये भी पाकिस्तान में है। और सावी कौन होते हैं, मुसलमान होते हैं। को से क्या है, कालसी, काल, ठीक है, काल कांते उतरो सिर पे ही रखो रे, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। ये मैंने आपको बताया। जौ से जौगढ़, और जौ उड़तो रे, तो मैंने आपको बताया उड़ीसा में। सौ से सौ पार, रीट में 100 से ऊपर नंबर पार, 100 पार, 100 पार का मतलब महास्कोर अर्थात महाराष्ट्र। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एरी गुड़ी, एरी गुड़ी, ए से है एरी गुड़ी, एरी गुड्डी तेने, ठीक है, एरी गुड्डी तू अंधी है गई है, और मौका दे दी है, कच्ची पूड़ी दे दी है, अर्थात ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई। गा से है गिरनार, ठीक है, और गा से ये है गुजरात। तो आप पिछला वीडियो इसकी व्याख्या देख सकते हैं। 1 घंटे में मैंने एक एक चीज को क्लियर कराया था। दा से है धौली, ठीक है, धूल उड़ी, धूल उड़ी, कछु कर लो। और इस प्रकार राज्यों को याद करने का मैंने तरीका बताया था। दूसरी बात बताई थी कि इन शिलालेखों में राजाओं के प्रशासन की, धार्मिक और साम्राज्य के विस्तार का उल्लेख है। मैंने आपको इतना अब तक बता दिया। तो अब मित्रों, अब हम पढ़ेंगे कुल संख्या। तो अशोक के व्रत शिलालेखों की कुल संख्या 14 है, और प्रत्येक में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पंकज जी, तनुज जी, उमेश जी, प्रकाश जी, बग्गो जी, पंकज जी, तनुज जी, संतोष जी, पिंकी जी, उमेश जी, नगीना जी, विनीता जी, सभी को राम राम, प्यार भरा नमस्कार सभी को। और आप कैसा महसूस हो रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है? कहीं आप ठग तो नहीं रहे? ठीक है, 1 घंटे खराब कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहता आप ठगें। अर्थात आपको पूरी पढ़ाई मिले, क्लास से बेहतर मिले, क्लास जैसी आपको तैयारी मिले। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो 14 हैं उनकी अब मैं बातें करने जा रहा हूं, ठीक है, करें बात। तो अब आप अपनी नोटबुक में लिखने हैं 14 अशोक के व्रत शिलालेख। ऐसे लिख लें, अशोक के व्रत शिलालेख, जिन्हें चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। हाँ राहुल जी, हम बढ़िया हैं, ठीक है। अभी तो चली रही है टैबलेटों से, ठीक है, आपकी पढ़ाई चल रही है, मान लो दवाइयों से चल तो रही है, आपकी लिंक नहीं टूट जाए पढ़ने की। प्रमोद सिंह जी बहुत अच्छा, सुषमा जी, सरिता जी, सुरेश चंद जी नमस्कार, सभी को राम राम। नीतू जी, राहुल शर्मा जी, तुषार सिंह जी बहुत बढ़िया, विनीता गुप्ता जी, सभी को राम राम। पिंकी सिसोदिया जी बहुत अच्छे हैं। हम भी बस आप पढ़ते रहें और आपकी जो पढ़ाई का व्यवस्थित तरीका है वो बना रहे। पूजा सिंह जी नमस्ते, सचिन जी आपको नमस्ते, सरता जी आपको बहुत बहुत नमस्ते, नथन सिंह जी, पुष्पेन जी होलकर जी नमस्ते, अमित कुंतल जी आपको बहुत ढेर सारा प्यार, ठीक है। उमेश जी, अमित कुंतल जी, राहुल शर्मा जी, पूनम सिसोदिया जी, सभी को राम राम। गुड़िया पचौरी जी बहुत बढ़िया, ठीक है। विवेक कसाना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यूट्यूब पे आए, हम पे विश्वास किया, हमारी क्लास पे विश्वास किया।
ऐसे पढ़ते रहें। जूही लवानिया जी आपको बहुत बहुत नमस्ते। पंकज सिंह जी, अर्चना डागोर जी नमस्ते। और कैसे हो अर्चना जी? बहुत बढ़िया होंगे। और पंकज जी ठीक है, प्रॉपर ढंग से चेकअप करवाओ सर। कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये तो होती रहती हैं, ठीक है। और प्रमोद जी कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त रहो, आपके सामने आते बीमारी खत्म, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अब मैं आपको, कल भी ट्रिकों की मैराथन चली थी, ठीक है, कल ट्रिकों की मैराथन चली थी। और आज भी आपको इन 14 शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्या आता है, पहले मैं आपको बता दूं। दुराचार्य जी मैं आपको पहले बता दूं प्रश्न कैसे आता है। राजेंद्र जी, संदीप जी, पंकज जी, गोवर्धन जी, अभय गुर्जर जी, रश्मि सोलंकी जी नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब मैं आपको बता दूं पेपर में क्या आता है। अर्चना जी पेपर में ये आता है, ये ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में लिखेगा अशोक के निम्न कौन से शिलालेख में पशु बलि की निंदा का उल्लेख है? पशु बलि की निंदा का। गौरव सिंह जी गुर्जर आपको बहुत बहुत प्यार, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी तरफ से राम राम। नीतू सिंह जी ठीक है, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार सभी को। राजेंद्र सिंह जी, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक है आपको पहले याद ये करना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। सरता जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। अब तक क्वेश्चन कौन कौन से आ गए? पंकज जी, सरता जी मैं आपको बताऊं, अंजू, अश्विनी जी, हाँ वन में बहुत वन में निंदा, बहुत बढ़िया ट्रिक आपको याद है, मेरी ट्रिक है। निशा शर्मा जी, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है पशु बलि की निंदा का उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, और धम्म महामात्र का उल्लेख, धम्म की परिभाषा का उल्लेख, ये क्वेश्चन आते हैं सबसे दमदार। स्त्री महामात्यों की नियुक्ति, स्त्री महामात्यों की नियुक्ति, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं भगवत सिंह जी। अब मैं आपको इनको याद करा रहा हूं, 5-7 प्रश्न बताए थे, धमाकेदार क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको 14 में क्या लिखा हुआ है और क्या प्रश्न बनेगा मैं आपको कराने वाला हूं मेरे मित्रों। और ध्यान रखना 3 बजे धमाकेदार और उपराष्ट्रपति के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। और देखते हैं आज कौन कितना पढ़ के आया है। 2 से 3 आपको गैप मिलेगा, 2 से 3 में पॉलिटिकल उपराष्ट्रपति का रिवाज करके आना। और 3 बजे धमाकेदार पॉलिटिकल का ऑब्जेक्ट टाइप पेपर होने वाला है। 3 बजे आपको सबको स्वागत है, ठीक है। शुरू करें, ध्यान से सुनना, फिर अपनी कॉपी में ऐसे लिखते जाना। जैसे मैं बड़ा कर दूं, केवल हम बात करेंगे एक की पहले, ठीक है। तो कुल संख्या, कुल स्थान कितने से मिले हैं आप जानते हैं। कुल कितने स्थानों से मिले हैं? ये 8 स्थान से मिले हैं। कुल संख्या कितनी हो गई? 14। तो हम अब 14 की बात कर रहे हैं इनकी। ये तो हमने बात कर ली, इसकी बात हमने कल कर ली। अब देखिए, अब आपके सामने 14 गिनती याद कराने वाला हूं। अशोक के 14 शिलालेख 14 गिनतियों से याद करने हैं। ये भी 5 साल पुरानी ट्रिक है हमारी दोनों की। 5 साल पुरानी ट्रिक में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, सरल भाषा में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। उमेश जी, मनिक जी, दिनेश जी, हरवान जी, पंकज जी, संतोष जी, दुराचार्य जी, मेरे शेरों शेरनियों खड़े हो जाओ ललकार मारने के लिए। और पशु बलि की निंदा, बहुत बढ़िया रश्मि सोलंकी जी। अब ट्रिक सुनिए। अब आपको जैसे पेपर में आएगा, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा ध्यान रखना, मैं उसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है। पहले मैं आपको उसको लिख रहा हूं। सीधा प्रश्न आता है पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में है? कौन से शिलालेख में है? तनुजी ने मेरी ट्रिक लिख दी। कौन से शिलालेख में है राहुल शर्मा जी? तो आपको याद कैसे करना है? अब याद कैसे करना है? ONE1 गिनती याद करा रहा हूं, कक्षा 1 में, क्लास 1 में पढ़ रहे हैं हम, नर्सरी में। ONE1, 1 माने 1। ONE1 सबको याद है। ONE1
वन माने एक, और आपको देखो ONE, ओ गायब कर दो, ओ देख एनी, क्या है ये NE, और नी से है गई निंदा, और नी से क्या है गई निंदा बन गई, बस याद कर लो। ONE वन, वन ONE NE, नी से हो गई निंदा, और इस प्रकार पशु बलि की निंदा। सीधा प्रश्न बनेगा पशु बलि की निंदा। जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा निंदा ONE नी, ONE वन का मतलब एक, और आंसर है हमारा एक, सिलेक्शन है पक्को। अर्थात एक एक क्वेश्चन हमें सिलेक्शन करवाता है मेरे मित्रों, एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करवाता है, तो ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपका ये होगा, पशु बलि की निंदा का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में है, तो आपको निंदा शब्द लिखा आएगा निंदा, ठीक है, नी और नी ONE, नी का मतलब ONE का मतलब एक, आंसर हो गया। और ऐसे आप कर देना एक, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, आगे और पढ़ लेते हैं। नंबर 2, अब पशु बलि की निंदा अधिकतर, तो यही प्रश्न आता है आपके लिए, ध्यान रखना मेरे मित्रों, यही प्रश्न आता है। यदि थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 में अब पशु बलि की निंदा हो रही है, इसका मतलब है अहिंसा का पाठ। तो अहिंसा का उल्लेख इनडायरेक्ट में पूछ ले, भाई अहिंसा तो हो गई पशु की, अर्थात निंदा का मतलब पशु हत्या, जीव हत्या, इसका मतलब क्या हो गया जीव हत्या, जीव हत्या पर रोक, ठीक है। तो इस शिलालेख में अशोक के जो बड़ा जो पहला शिलालेख है, जो पहली लाइन है उसमें जीव हत्या पर रोक है, अर्थात पशु बलि की निंदा का उल्लेख है। अब निंदा हत्या ना करें, रोक करें, और इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अहिंसा का उल्लेख, अहिंसा की चिकित्सा उसमें कहां लिखी हुई है एक में। अब कहा जाता है जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उसने कहा कि आज के बाद कोई हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा का धर्म अपनाएंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षा है। और अब तक हमारे पाकशाला में, अब पाकशाला क्या होती है, अभी आया मौर्य काल में पाकशाला थी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मौर्य काल में पाकशाला थी। अब ये प्रश्न आ जाएगा मौर्य काल में पाकशाला क्या थी, रसोई, रसोईया, राजकीय जो रसोईया हुआ करती थी, यहाँ खाना बनता था राजा मंत्रियों के लिए, परिवारजनों के लिए, तो राजकीय रसोईया। अब उसने कहा कि हमारे इस पाकशाला में अनेक पशुओं का वध किया जाता था, भोजन बनाया जाता था, भोजन बनाया जाता था, लेकिन अब पशु नहीं मारे जाएंगे। जब कलिंग युद्ध हुआ था मेरे मित्रों, जब कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने कहा और युद्ध नीति त्याग दी, और कहते हैं रणवेदी नीति त्याग दी, धम्म नीति अपना ली, और उसने कहा आज के बाद कोई पशु हत्या नहीं होगी, जीवों पे दया करना है। और मेरे इस रसोईया में अनेक अनेक पशुओं को मार करके भोजन पकाया जाता है, लेकिन अब जीवों को नहीं मारा जाएगा। अब एक संग तो बंद कर ना सके, अब हमें आदत लग गई साहब खावे पीवे की, तो एक संग तो जावे ना कुसुमा जी, तो धीरे धीरे जावेगी। अब अशोक ने क्या कहा, अशोक ने कहा सैकड़ों की संख्या में जो पशु मारे जाते हैं, अब मात्र 3 पशु मारे जाएंगे, जिसमें 2 कौन होंगे, 2 मोर होंगे, केवल 2 मोरों का भोजन बनेगा, और 1 हिरण का भोजन बनेगा, बाकी सब फल फलारी खाएंगे, अन्न खाएंगे, रोटी खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे, बस नाश्ता काज मिलेगा जी। लेकिन उसने ये भी कहा कुछ समय बाद इन पे भी रोक लगा दी जाएगी, इन पे भी हत्या नहीं की जाएगी। ये लिखा हुआ है किसमें, ONE 1 पशु बलि की निंदा, पाकशाला रसोईया की बात हो रही है मेरे मित्रों। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आता है सीधा, रोक लगा दी, और इस प्रकार ये पूछा जा सकता है कितने मोर और कितने हिरणों पे नियमित रखी थी, लेकिन कुछ समय बाद इनको भी बंद कर दिया जाएगा।
तो संख्या ध्यान रख लेना, 2 मोर और 1 हिरन। पहले केवल इतना सीमित कर दिया, सैकड़ों की संख्या में जो पशु मारे जाते थे खाने के लिए, वो केवल 3 पशुओं तक सीमित कर दिया। लेकिन ये भी कुछ समय बाद बंद कर दिए जाएंगे, इसका मतलब ये भी बंद कर दिए गए होंगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको। चलो ये हो गई उएनी वन। वन माने निंदा, काय की निंदा। उएनी नी माने निंदा, काय की निंदा, पशु बलि की निंदा, जीव हत्या का पर रोक की बात कही। पाकशाला में कोई भोजन मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जाएगा। कुछ समय के लिए बिल्कुल शाकाहारी भोजन खाएंगे, मांसाहारी बंद कर दिया जाएगा। एक बात तो ये क्वेश्चन आपको यहां बन सकता है, तो ऐसे याद कर लेना। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। देखिए टॉर्च, अब ये कैसे याद करनी है, ये आपको कैसे याद करनी है। टॉर्च, जैसे टॉर्च जला में टॉर्च, टॉर्च तो याद कैसे करना, टॉर्च टॉर्च। अब आपको टू, टॉर्च TWO2, और आपको टॉर्च याद करनी है। और CS से है ची, चा से ची, और ची से है चिकित्सा। बस इतना याद कर लें, टॉर्च, चा से चिकित्सा। चा से क्या है, चिकित्सा, ऐसे याद कर लेना। चा से हो गई चिकित्सा, ऐसे आपको याद करना है। टॉर्च आपको ने अलग लग रही होगी, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में घूम जाएगी, दिमाग में रच जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। तो आप याद कर लेना, टॉर्च, चा से चिकित्सा। अब अशोक ने कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद, धम्म नीति अपनाने के बाद, जैसे धम्म नीति अपनाई, उसने कहा कि मेरे साम्राज्य में और मेरे पड़ोसी देशों में, मेरे पड़ोसी राज्यों में 2 तरह के चिकित्सा खोले जाएंगे। कै तरह के पुष्पन जी, 2 तरह के। बहुत बढ़िया रश्मि जी, मानव और पशुओं के लिए खोले जाएंगे। किन के लिए निशा जी, मानव और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। और इस प्रकार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, और कैसे, निःशुल्क, कोई फीस नहीं ली जाएगी, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अशोक ने निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करवाई थी, इसका उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है, कौन से शिलालेख से मिलता है। तो आंसर क्या होगा, टॉर्च याद कर लें, CH, चा से चिकित्सा, और 2 का मतलब आंसर आपको 2 करना है। ये क्वेश्चन में आएगा और ये आंसर में आएगा। एक बात, अब चिकित्सा है, अब चिकित्सा है तो क्या चाहिए, औषधि चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए। इसलिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने क्या किया था, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी के वृक्ष लगवाए। और कहां लगवाए, उसने कहा कि मार्ग बनवाओ, मार्ग का निर्माण करवाया। तो मार्ग का निर्माण भी कहां लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि भाई चिकित्सा के लिए औषधि चाहिए तो वृक्ष लगवाए जाएं। कहां लगवाए जाएं, सड़क मार्गों की ओर लगवाए जाएं। और इनके लिए क्या चाहिए, पानी की व्यवस्था, इसलिए बलित कुएं भी बनवाए। तो ये इस साल पेपर में आया था। अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, किस काल में बलित कुओं का निर्माण कराया जाता था, किस काल में बलित कुओं का निर्माण शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आया था। बलित कुओं का निर्माण किस काल में शुरू हुआ, मौर्य काल में, फर्स्ट ईयर का ये पेपर में आया था। कैसे भी पूछ लें, याद कैसे करना है, आप तो केवल चिकित्सा याद कर लो। भाई चिकित्सा खुलवाएंगे 2 के तहत, और चिकित्सा के लिए क्या चाहिए, औषधियाँ चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए। जड़ी बूटी कहाँ लगवा दें, अर्थात मार्ग के पास में लगवा दी, मार्ग का निर्माण करवाया, बगल में उनके पेड़ लगवा दिए, पौधे लगवा दिए, और कहते हैं उनके पानी के लिए, सिंचाई के लिए क्या करवा दिए, बलित कुओं का निर्माण करवा दिया। और ये सब किस में लिखा हुआ है, 2 में। बताओ कोई दिक्कत, आया मजा, हो गई याद, बिल्कुल जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार बस ध्यान से पढ़ लेना, एक है पकड़ लो, बस चिकित्सा है, और अपना पे क्रम बाई क्रम बनता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके, अब आपके ये कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, आपके 2 हो गए। तो ऐसी संख्या चल रही है, तो आप यहां
इसको एंट्री कर सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर मैं तीसरे और चौथे पे पहुंच रहा हूं, जल्दी लें। बहुत बढ़िया निशा जी, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब आ जाइए, तीसरा याद कैसे करना है भाई। आपको तो पेपर हल करना है, ये लिखे आएंगे, ये क्वेश्चन होंगे, ये सब क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे आपके। ये आपको आंसर देने पड़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना। और इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा 2 आंसर आएगा। चलो अब तीसरे का आंसर कैसे याद करना है, ऐसे याद हो जाएंगे। अब तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा क्या है, ध्यान से देखना। मैंने एक ट्रिक लिखी है 3DR, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे याद करनी, ये तो आंसर होगा। अब क्या चक्कर है, क्या है ये, क्या लिखा हुआ तीसरे में, कैसे भी याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं। 3DR, डी का मतलब है दा से है दौरा, दा से दा और रा, दारा अर्थात दौरा। अब काय को दौरा, बस 3DR, 3DR दौरा का उल्लेख है। दा रा, दो रा अर्थात दौरा करेंगे। कौन करेंगे, 3 करेंगे, 3 अधिकारी करेंगे। अब अशोक ने क्या लिखा, अशोक ने लिखा, इसने 3 अधिकारियों से कहा। अब वे 3 अधिकारी, 3 अधिकारी कौन कौन से हैं, उनको आपको नाम याद रखना है। एक तो है युक्त, एक है राजुक या रज्जुक, रज्जुक भी बोलते हैं, राजुक भी बोलते हैं, राजुक भी बोलते हैं, और एक है प्रादेशिक। इन तीनों से क्या कहा, 3 है। और 3 मंत्रियों का उल्लेख कहां पे है, 3 में, याद कर लियो। 3 जनपद के, जिले के 3 मंत्रियों का उल्लेख कहां पे है, 3 में। सब 3 में है, 3 में है, ऐसी याद कर ले रीना जी, 3 में है। अब इनका मतलब क्या है, क्या करेंगे, इसने कहा कि ये मंत्री दौरा करेंगे और पूरे साम्राज्य का अपने प्रति 5वें वर्ष, अर्थात हर 5 साल में एक चक्कर लगाएंगे, भ्रमण करेंगे। अपने राज्य का जो संपूर्ण राज्य मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य उत्तर से दक्षिण, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में यहां भी है, मेरे ये मंत्री क्या करेंगे, दौरा करेंगे। सीधा प्रश्न आएगा, अशोक ने अपने अधिकारियों को अपने राज्य में प्रति 5वें वर्ष दौरा का उल्लेख किया है, उसका उल्लेख कौन से शिलालेख में है, ऐसे पूछेगा। उसका उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो आपको 3 मंत्रियों को दौरा किया था। और 3DR, 3 का मतलब 3 में, डी का मतलब दा, रा का मतलब रा, दौरा अर्थात दौरा का उल्लेख काय में, 3 में है, 3DR, ऐसी याद कर लेना। अब ये दौरा करेंगे। अब ये होते कौन है, ये आपको 10th में दे रखा है, किसका, इसका दे रखा है, ये 10th में है आपका। इसका मतलब ये आपको अच्छी तरह याद आना चाहिए। 3 में से 2 एक दे रखा है राजयुक्त, और राजयुक्त क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जनपद का न्यायाधीश, जनपद का न्यायाधीश। आ जाए जनपद के मुख्य न्यायाधीश को या जनपद के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो जनपद के न्यायाधीश को राजयुक्त या रजुक कहा जाता था। ये 10th क्लास में है, नोट कर लेना, याद करना है। अब युक्त क्या होता है, इससे भी बता देता हूं। क्या होता है युक्त, क्या होता है प्रादेशिक। युक्त होता है लेखाकार, अकाउंटेंट, लिखा पढ़ी, जितना कर कितना आएगा, कर का कितना आया होगा करके राज्य को लाएगा। इसके काम 2 थे, कहते हैं राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था करना, और इसको देगा, ये लिखा पढ़ी करेगा अकाउंटेंट,
वर्तमान को अकाउंटेंट, रजिस्ट्रार, बहुत से जैसे रजिस्ट्रार हुए, ये लेखाकार था। तो ये लेखाकार था, एक जिले का लेखाकार, एक जिले का मुख्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। और ये कौन था? ये संभागीय आयुक्त था, संभागीय आयुक्त की तरह था। अर्थात पूरे अन्य जिलों पे जैसे 4 या 5 जिलों पे एक संभागीय आयुक्त होता है, एक मंडल अध्यक्ष होता है, तो ये मंडल अध्यक्ष था, मंडल अधिकारी था। मंडल अध्यक्ष कह सकते हैं या मंडल अधिकारी, संभागीय आयुक्त वर्तमान में कह सकते हैं, अनेक जिलों के ऊपर। तो इन तीनों में सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? और ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। अशोक के 3 जनपद के मुख्य पदाधिकारी प्रादेशिक, राज्यक और युक्त का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो आंसर क्या आएगा मेरे मित्रों? तो आंसर क्या करना है, ध्यान से सुने, बस आप सुनते जाएं। तो क्योंकि आपको सोमवार को पेपर होगा जब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, एक एक चीज। तो ये आपको 3DR कर देना। तो 3DR, 3 का मतलब 3, DR का मतलब दौरा। तो इस प्रकार इनके दौरे का उल्लेख है कि भाई आप दौरा करोगे, ठीक है, हमने दौरा कर दिया। अब ये दौरा करेंगे। अब उसने किया, क्यों दौरा करोगे, क्या काम है तुम्हारा? इसने कहा कि धम्म के बारे में, धम्म की नैतिक शिक्षा दोगे। धम्म का प्रसार प्रचार तो धम्मा मात्र का नहीं है, धम्म की नीति के तहत आप जाओगे और इस प्रकार कहते हैं और वहां की जनता को समझाओगे कि भैया कम पैसा खर्च कर। ये भी आपको दे रखा है 10th क्लास में, पैसा कम खर्च कर। तो इसी में आपको 2 अधिकारी के अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, अल्प व्यय, पैसा कम खर्च कर और अल्प संचय और कम जोर। अर्थात यदि ज्यादा इकट्ठा होएगा तो वह दान में कर दे। तो सलाह दी है अल्प संचय, सोच समझ करके पैसा खर्च कर, और अत्यधिक पैसा है तो उसे दान में कर, क्योंकि तुझे कम कमाना है, तू ज्यादा दान में कमाएगा और तू रात भर नहीं सो पाएगा। कहीं चोर नहीं आ जाएं, कहीं लुटेरे नहीं आ जाएं, कहीं इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए, कहीं पुलिस वाले नहीं आ जाएं, कहीं डकैती नहीं पड़ जाए। इसलिए ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, अल्प संचय और अल्प व्यय का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है? कि भैया 3 पैसा कमाऊं, भाई 5 पैसा के हम 3 पैसा कर ले, भैया 3 पैसा कमाऊं, इतने पैसा कमा लो, दाल रोटी में घाट होना है, चटनी रोटी मिल जाए बढ़िया, वही बढ़िया रे, आराम से मस्त सोवे खर्राटे थे, कोई पैसा ही ना वहाँ पर, इतना लायो इतना ही खाओ। तो गुड़िया जी, तो ऐसे करके आप याद कर लेना। तो तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों और 3 पैसा अल्प व्यय और अल्प संचय का उल्लेख है, और कोई कुछ मत याद करना, इसको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको राज्यों की नियुक्ति का उल्लेख, राज्यों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से में है? 3 में है। बस इतना याद कर लेना, और इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही उतार लो, इसको 3DR, ठीक है, हो गया याद। अब बात करते हैं अपने अगले वाले पे, 4। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। अब करते हैं 4 पे, 4 की बात करते हैं, ठीक है। अब 4 की हमने बात की। अब 4D घोष, डी का मतलब है यहां धम्ब और घोष सही है। तो क्वेश्चन आ जाए, अशोक ने धम्म की घोषणा, अशोक ने धम्म की घोषणा कौन से शिलालेख में की? कौन से शिलालेख? धम्म की घोषणा, धम्म की व्याख्या नहीं, धम्म की घोषणा कौन से अशोक ने अपने शिलालेख में की? तो आपको आंसर 4 करना है। या अशोक के 4थे शिलालेख में किसका उल्लेख है? कैसे पूछ सकता है? अधिकतर तो ये पूछता है, इन क्वेश्चनों को पूछता है, इनको अवसर में रखता है, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है तो उसके कम चांस होते हैं। अधिकतर ये सीधा पूछता है और सीधा क्वेश्चन पूछेगा धम्म की घोषणा, ठीक है। धम्म की घोषणा का उल्लेख कौन से अवलेख में है? कौन से शिलालेख में है? ठीक है,
सुषमा जी ऐसे याद करना, आराम आराम से याद करेंगे ना तो आपको 14 बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे। केवल याद करना 4D घोष, 4D घोष। 4 का मतलब 4, D का मतलब धम्म, घोष का मतलब धम्म की घोषणा। और धम्म की घोषणा किसमें है? चौथे शिलालेख में है। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था अपने पुत्रों से, अपने मंत्रियों से, अपने पुत्रों से, और ललकार दिया था अपनी संततियों को, मैं, मेरा पुत्र, मेरे पौत्र, मेरी संतति। कह दिया आज के बाद रणवेद, युद्ध की घोषणा, युद्ध आज के बाद नहीं करेंगे, हमें युद्ध नहीं करना, हमें क्या करना है? धम्म की घोषणा करता हूं, रणवेदी, युद्ध की नीति को त्यागता हूं। अर्थात जो भेदी है, रणवेदी का मतलब आक्रमण करना, हम किसी राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे। हमारी नीति क्या कहती है? केवल धम्म की घोषणा, अर्थात धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करेंगे, इसमें कमी नहीं आने देंगे, इसमें कमी नहीं आने देंगे। और मैं और मेरी पीढ़ी और पूरी 7 पीढ़ी, जितनी पीढ़ी आएंगी, वो बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करेगा। और कहते हैं प्रजा के हित में सोचेगा, प्रजा की धम्म नीति, प्रजा के महत्व के बारे में बताएगा। क्या है धम्म? अब धम्म की घोषणा कर दी, अर्थात आज के बाद कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा। कहने का मतलब कोई पड़ोसी राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा। तो धम्म की घोषणा पूछेगा और सीधा सीधा कर देना 4, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। धम्म की घोषणा कहाँ लिखी हुई है? 4 में लिखी हुई है। अब बात करते हैं 5D मात्र। अब 5D मात्र का मतलब, कहते भैया 5 मिनट रुक जा, मात्र 5 मिनट। हम कहना कहें मात्र 5 मिनट रुक जा, मात्र 5 मिनट रुक जा। इसका मतलब है मात्र, और मात्र से कौन सा अधिकारी आवेगो? डी से है धम्म। और मात्र महामात्य या मात्र, महामात्य या महामात्र। तो धम्म महामात्य की नियुक्ति, धम्म महामात्य की नियुक्ति का उल्लेख, तो धम्म महामात्य की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में है? तो अशोक ने जो लिखे थे, मुकेश चंद जी जो लिखे थे, राम जी मुकेश जी, तो उन्होंने जो लिखे थे ना, इसने कहा था कि मैं धम्म एक नए धार्मिक अधिकारी, और क्या होता है धार्मिक अधिकारी, मैं एक नए आ जाए, एक नए अधिकारी, अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? नए अधिकारी की नियुक्ति। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, और आपको थोड़ी इसमें तरीका बताऊंगा, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, बच्चे काफी कंफ्यूजन करेंगे, इसलिए ध्यान से सुन लेना मेरे बेटो। पहले तो याद कर लो 5 मात्र, 5 मिनट मात्र, ऐसे याद कर लो 5 मिनट मात्र। 5 का मतलब पांचवा, और मिनट का मतलब, मात्र का मतलब है महामात्य। तो धम्म महामात्य की नियुक्ति, एक नए अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में किया है? 5 में। किसमें किया है? 5 में किया है। अब आपको ध्यान रखना है, अब एक क्वेश्चन और आता है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष किया है? पंकज जी बहुत बढ़िया, 14वें वर्ष। कौन से में? 14वें वर्ष। अब आपको ध्यान रखना, आप अनेक यूट्यूब भी देख रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो, तो उसमें भी आपको 13 वर्ष दे रखा है, बहुत से में 13 वर्ष दे रखा है, और किसी में दे रखा है 14वें वर्ष। अब आपको सही क्या करना है, ये है प्रॉब्लम आपके सामने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी किताबें जितना है वो सब आंसर क्या बताते हैं? हमारी सरकारी किताबें जितनी होती हैं वो आंसर ये बताते हैं। और जो ऑथराइड किताबें हैं, जो आपके ऑथराइड किताबें हैं, जो अन्य होती हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशन होते हैं, राइटर होते हैं, और वो इसका आंसर क्या बताते हैं? कुछ पब्लिकेटर जो
कुछ पब्लिकेशन तो बताते हैं 13 वर्ष, और कुछ जो बड़े बड़े राइटर बताते हैं वो बताते हैं 14 वर्ष। लेकिन यह दिक्कत है आपके लिए, ध्यान रखना। जब जब राजस्थान में ये एग्जाम हुआ और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति कौन से वर्ष की थी, तो ऑप्शन में 13 वर्ष कभी नहीं आया, ऑप्शन में हमेशा 14 वर्ष आया। ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना, बार बार पूछना मत, फिर व्हाट्सअप करें मैं क्या कह रहा हूं और आपके पेपर में आ जाता है अशोक ने कौन से वर्ष एक नए अधिकारी, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक अधिकारी धम्मामात की नियुक्ति की थी, 13 वर्ष या 14 वर्ष। तो आपको क्या करना है, आप वरीयता देना इसको नंबर 1, आप 14 वर्ष करना। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यदि ऑप्शन में 13 दे रखा है तो आप इसको दूसरी वरीयता देना। लेकिन ध्यान रखना, यदि दोनों ऑप्शन में आ गए, पहले तो आएंगे नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आईएएस तक नहीं हुआ, यदि दोनों आ गए तो बोनस मिलेगा। ध्यान रखना, ना तो तुम्हारा सही ना बाको सही, बोनस मिलेगा। लेकिन आपको ये करना है 13 आ जाए 14 आ जाए, आपको 14 करना है। यदि उन्होंने आंसर 13 माना तो हम रेट लगाएंगे 10th क्लास के अनुसार, 12th क्लास के अनुसार। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, रिप्लाई, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आप तो इसको करके आना। यदि आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, कभी दोनों नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मिल भी गए आप 14 कर आना, यदि ऑप्शन में 13 माने तो भ्रमित मत होना, क्योंकि रिट लगेगी और फिर इसको बोनस दिया जाएगा, क्योंकि हमारी किताबों में सब में 14 वर्ष है और मैं भी 14 वर्ष ही पढ़ता आ रहा हूँ। लेकिन कुछ राइटर हैं जो ऐतिहासिक किताबें आती हैं उनमें 13 वर्ष है, जैसे बीवी श्रीवास्तव, ठीक है, जो बहुत बढ़िया किताब चलती है, उसमें 13 वर्ष दे रखा है, और भी किताबों में यूट्यूब पे भी लिखाते हैं। लेकिन आपको तो केवल, हमें तो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको क्या करना है, आप तो 13-14 कर देना, ठीक है, 13 पीछे, ये दोनों में तो एक है तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 14 में वर्ष करना है, ये करना है, ठीक है। तो ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आ जाओ। अब 6 क्या है, अब 6 में कहते हैं सूचना। पहले मैंने एएस कराई थी, ध्यान रखना, पुराने मित्र हैं, अब मैंने चेंज कर दिया है, तो 6 एएस मत करना, 6 सूचना कर लेना, इंफॉर्मेशन। अब मैं जब नए अधिकारी की नियुक्ति करेंगे तो सूचना दूंगा साहब, सूचना दूंगा नहीं दूंगा, तो 6 सूचना याद कर लेना, 6 इंफॉर्मेशन याद करना, एएस मत याद करना। पुरानी ट्रिक में मैंने एएस लिखाया था, उसको गलत कर देना। आत्मसंयम साथ में दे रखा है, हमने भी उस समय कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली, इसमें वास्तव में नहीं है, तो ध्यान रखना एएम आत्मसंयम को सही कर लेना। मेरे जितने पुराने मित्र हैं, मैंने एएस लिखाया था, 6 एएस, यहाँ एएस लिखाया था, अब वो उसको हटा देना। इसकी जगह पे आप जो मेरे पढ़ चुके हैं पहले मित्र, तो वो सूचना कर लेना, 6 इंफॉर्मेशन, 6 इंफॉर्मेशन, 6 सूचना, 6 सूचना, काय की सूचना, अधिकारी की नियुक्ति कर दी है भैया। अब सूचना का मतलब है, अब अशोक ने कहा, अब अशोक ने अपने एक अधिकारी को कहा, वह अधिकारी कौन था, राजकीय प्रतिवेदक। और मौर्य काल में प्रतिवेदक क्या होते थे, मौर्य काल में प्रतिवेदक सूचना देने वाले होते थे, संदेश वाहक होते थे, संदेश पहुंचाते थे। मेरे में बहुत आवाज आ रही है, ठीक है, इधर सुने राहुल जी, मेरे में बहुत आवाज आ रही, क्या मतलब, ध्यान सुनना, सबके आवाज आ रही है, ध्यान से सुने और ईयरफोन का प्रयोग कर लिया करें। ध्यान से मैं आपको एक नई ट्रिक बता रहा हूं, फिर आपको हो जाएंगे 14 आपके पूरे हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो 6 सूचना, 6 इंफॉर्मेशन, काय की इंफॉर्मेशन, कि भैया धम्मामात की नियुक्ति कर दी है, नियुक्ति की सूचना, तो नियुक्ति आ जाएगी 5 में, सूचना आ जाएगी 6 में। अब देखो, बहुत बढ़िया कथन कहता है, मैं आपको बता रहा, प्रतिवेदक क्या होते हैं, सूचना देने वाले, सूचना देने वाले। अब बहुत बढ़िया बात कही अशोक ने,
अशोक ने कहा अपने राजकीय प्रतिवेदकों से कि मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए, चाहे मैं सुबह सो रहा हूँ, चाहे मैं अपने गार्डन में बगीचे में घूम रहा हूँ, चाहे मैं अपने घोड़ा पर बैठा हूँ, चाहे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, चाहे मैं ठीक है कहीं भी स्थान किसी भी समय कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने दरबार में बैठा हूँ, चाहे को मैं अपने शयन कक्ष में अपनी रानियों के साथ में हूँ, किसी भी समय किसी भी स्थान पर कोई रोक टोक ना है। प्रतिवेदक से कहा कि तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, तू तो कबू आ जाइयो, रात के 12 बजे आ जाइयो, मैं कहीं भी क्या कैसी अवस्था में हूं, तुझे मुझे तुरंत किसकी सूचना देनी है? प्रजा की सूचना देनी है, प्रजा के कार्यों की सूचना देनी है। और मैं प्रजा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अशोक कहता है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, किसी भी समय किसी भी स्थान पे मैं कुछ भी कर रहा हूं, और प्रतिवेदक से कहा कि तू मुझे तुरंत सूचना देगा, प्रजा के हित की बात कहेगा। प्रजा कोई कार्य करवा रही है, प्रजा को कोई परेशानी है, कोई भी बात है, तुरंत मुझसे कहना। क्यों? क्योंकि भाई प्रजा पर मेरा ऋण है, वो मेरे ऊपर प्रजा का ऋण है, मेरे ऊपर प्रजा का ऋण है, वह मुझे चुकाना है। मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उससे प्रजा के कार्य करूंगा। इसने एक ही कहा कि मैं कोई भी स्थान किसी भी समय कोई भी कार्य कर रहा हूं, तो प्रतिवेदक दी मुझे तुरंत सूचना दें, जिससे मेरा ऋण उतर चुके, जिससे मेरा रीना जी, मेरे मित्र जितने भी हैं शांति से सुने, ठीक है? अपने ईयरफोन लगा लें, कोई भी दिक्कत है अपना देख लें, हो जाती है। मैं आपको सुना रहा हूं, तो इसमें एक कथन कहता है, ये कथन आ सकता मैं नहीं लिखा रहा इसलिए पूछ रहा हूं। उसने कहा कि मुझे किसी भी समय किसी भी स्थान पर मैं कुछ भी कर रहा हूं, अपने घोड़े पे बैठा हूं, टहल रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, अपने सभा में हूं, अपनी रानियों के साथ शयन कक्ष में हूं, तो मुझे तुरंत प्रजा के हित के कार्यों के बारे में बता, मैं जिससे प्रजा, ठीक है, प्रजा मेरे पे, प्रजा का जो ऋण है मैं उससे उतार चुकूं, जैसे आपका ऋण मेरे पे है, आपका ऋण मेरे पे है। पंकज जी ध्यान से देना, रीना जी ध्यान से सुने, सुषमा जी, नीतू जी, तो मेरे ऊपर आपका ऋण है, मुझे उस पे उतारना है, मुझे वह ऋण उतारना है, और मैं आपको उतार रहा हूं कैसे? पढ़ा करके। और आप पे मेरा ऋण है, और आप कैसे उतार रहे हो? मेरी क्लास पढ़ोगे। तो सबका एक एक ऋण, बीच में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? पंकज ध्यान रखना, मैंने क्या कह रहा है सर, ध्यान देखें, ठीक है? तो मैं ध्यान रखना, तो मैंने ये कहा, तो इसमें ये कहा था राजकीय प्रतिवेदक से कहा किसी भी समय किसी भी स्थान पर मुझे तुरंत सूचना दें, जिससे मैं प्रजा के हित में काम कर सकूं, और मैं मेरे ऊपर जो प्रजा का ऋण है मैं उसे उतार सकूं। और ये कथन किस में कहा है? 6 सूचना में कहा है। भाई ऐसे याद कर लेना। तो ये हो गया 6। अब आ जाओ 7 आत्म, ये है आपका। तो 7 में क्या है? तो 7 में लिख लेना, 7 में है आत्म संयम। आत्म संयम बनाए रखें, वही बात कह रहा हूं, आत्म संयम बनाए रखें सभी, ठीक है? आत्म संयम बनाए रखें कम से कम। हाँ ध्यान रखें मेरे मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं, आत्म संयम बनाएं। इसका मतलब क्या है? आप आत्म शांति, मन की शांति, अपने आप को आत्म शुद्धि, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए किसी के प्रति भी। उसने कहा, अशोक कह रहा कि मैं नहीं चाहता मेरी यश कीर्ति फैले। बहुत बढ़िया बात कही अशोक साहब जी ने, ये आप पे भी लागू होती है, हम पे भी लागू होती है। आप नहीं चाहते, आप हर कोई व्यक्ति चाहता मेरी यश कीर्ति फैले, लेकिन अशोक क्या कहता? नहीं, मैं नहीं चाहता, और राजा को भी नहीं चाहिए कि मेरी यश कीर्ति फैले। उसे अपनी यश कीर्ति की अपेक्षा प्रजा की यश कीर्ति फैलानी है, प्रजा के लिए कार्य करने हैं, अपने लिए कार्य नहीं करने। इसने ये कहा है, अपने लिए कार्य नहीं करने, प्रजा के लिए, प्रजा के यश, प्रजा की कीर्ति फैलानी है, अपनी नहीं कि मेरा नाम है जाए भाई, दूसरों जा बाहर में, ऐसा नहीं करना। हाँ मैं जो कह रहा हूं मैंने चेंज करा दी, तभी तो कह रहा हूं, ध्यान से सुने। मैंने इसको अब 7 में करा दिया, पहले 6 में था,
ठीक है, पुरानी किताबें थी, लेकिन जब हम क्लासें पढ़ते हैं, इसका डिसीजन करते हैं, हम नहीं चाहते आपको दोबारा कोई गलत चीज़ पहुंच जाए, तो आपको ये सत्य है उसको सही कर लेना। ठीक है, तो साथ में आत्म संयम की बातें, आत्म संयम यश कीर्ति की बातों का उसने विरोध किया है कि कोई व्यक्ति अपनी यश कीर्ति के लिए ना लड़े कि मेरी यश कीर्ति हो, मेरी यश कीर्ति हो, नहीं, प्रजा की यश कीर्ति हो। ठीक है, हाँ मैंने कह दिया, थोड़ा सा मैं मात्र इसमें 6 और 7 में चेंज और किसी में चेंज नहीं है। ठीक है, तो 7 में आत्म संयम कर लेना और 6 में सूचना कर लेना, बस इतना अंतर कर लेना, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो इतना कर लेना। अब आ जाओ अगले में, अब आ जाओ 8 में। अब देखिए 8 में क्या है, अब देखो यहां आपको TH लिखा हुआ है और TH से है तीर्थ यात्रा, अर्थात तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। किसका आ जाए कि तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। ठीक है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, ये बढ़िया प्रश्न है, इस पे भी मोस्ट डाल लेना। आ जाए, तीर्थ यात्रा का मतलब है धम्म यात्रा, तीर्थ यात्रा कह ले या धम्म यात्रा कह लो। तो धम्म यात्राओं का उल्लेख किसमें है, और आपके साथ किताब में दे रखा है अशोक की संबोधि, पता नहीं कौन सी किताब में दे रखा है, संबोधि यात्रा का उल्लेख। कुछ भी पूछ ले। अब संबोधि का मतलब है ज्ञान प्राप्ति घटना। संबोधि किसे कहते हैं, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति घटना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, संबोधि कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध गया में। तो बौद्ध गया में तो अशोक ने पहली धम्म यात्रा, बताइए अशोक ने पहली धम्म यात्रा कहाँ की थी, बताओ जल्दी जल्दी बताइए। अशोक की प्रथम धम्म यात्रा, प्रथम धम्म यात्रा कहाँ की थी, जल्दी बताएं, ये प्रश्न है आपका आज का। अशोक की पहली धम्म यात्रा कहाँ की थी, तो इन यात्राओं का उल्लेख यहां लिखा हुआ है, फटाफट बताएं। सातवां अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, सातवां अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। राहुल जी मैंने बता दिया, 7 में चेंज कर लेना, केवल 8 में यात्रा कर लेना, 7 में केवल आत्म संयम रखना, और 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। आत्म संयम की बात बता मैं, तो तुम्हें आत्म संयम की बात बता रहा हूं, शांत रहो, आत्म संयम कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। तो जब कंट्रोल की बात होगी तो बड़ी बात तो होगी यार, हर कोई कंट्रोल ना रख सके, तो बस याद कर लियो, बड़ा 7वां है वो। ठीक है, तो धम्म यात्रा, अशोक की पहली धम्म यात्रा, अशोक ने पहले धम्म यात्रा कहाँ की थी, अशोक की पहली धम्म यात्रा कहाँ की थी, बौद्ध गया में थी। कहाँ की, बौद्ध गया, गया मतलब बिहार। तो बौद्ध गया में अशोक ने पहली धम्म यात्रा की थी। तो अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो याद कर लेना, 10th क्लास हम ऐसे लिखे ना, 10th क्लास ऐसी तो लिखें 7th 8th, 7th 8th, तो 7th में तो आत्म संयम कर लेना और 8 में तीर्थ यात्रा कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख कौन से में है, तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख, ठीक है, कौन से में हो गया, तीर्थ यात्रा का उल्लेख हो गया आपका 8 में, ऐसे याद कर लेना बस, और कुछ मत करना, तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। देखो अब अशोक क्या कहता है अपने मित्रों से, अपने पुत्रों से, अपने पोत्रों से कि बेटा अब तक तो तुमने शिकार करो, अब तक तो तुम शिकार खेलवे जाते, मन करवे काजे मन लग जाए, तो राजा महाराजा शिकार खेलने जाते थे, नहीं अब शिकार खेले मत जाओ, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा कीजिए, धम्म का प्रसार प्रचार कीजिए। उसने ये कहा था आज के बाद कोई शिकार नहीं खेलेगा, तीर्थ यात्रा कीजिए। 6 को बताओ,
अभी मैंने आपको 6 बताया था, देखें 6 सूचना, 6 सूचना का मतलब है अशोक ने यह कहा था अपने प्रतिवेदकों से, सूचना देने वाले मंत्रियों से, आप समय समय पे पल पल में किसी भी समय किसी भी स्थान पे मुझे अपनी प्रजा के कार्यों की सूचना देते रहो, जिससे मैं हमेशा तत्पर प्रजा के हित में काम करता रहूं। मुझे प्रजा चाहिए और कोई अपने परिवार से मतलब नहीं। प्रजा मेरा, कहते मेरे ऊपर प्रजा का जो ऋण है, जो कर है, मैं उसे ठीक है समाप्त कर सकूं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। यह है 6 में। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं 8 की। अब देखिए 8 में, तो 8 में तीर्थ यात्रा को लेके याद कर लेना, बस इतना याद रखना। और 9 में क्या है, 9 में बहुत बढ़िया बात देखें, 9 में क्या है, तो 9 में याद रख लेना बी और सी आपको दिखाई दे रहा है। बी से है भेंट और सी से है शिष्टाचार, ऐसे याद करें। 9 BC में भेंट और शिष्टाचार। अब उसने कहा, अशोक ने अपने प्रजा, अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, अपना कोई भी परम मित्र है, अपना कोई भी रिश्तेदार है, उससे जब भी भेंट करें, कैसे कैसे करें, शिष्टाचार से करें। बाक पे तू तड़ाक ना बोलें, किसी को मन में बुरे विचार ना लें। ठीक है, बाक पे संयम करें और शिष्टाचार से बोलें। जब भी मिलें, ये नहीं त्योहारों पे मिलें। और यहाँ पे एक बात और कही गई है, उत्सव जो बनते हैं, हमारे त्योहार बनते हैं, उनका विरोध किया है। त्योहार नहीं बनाना चाहिए, कर्मकांड नहीं बनाने चाहिए। बेटा हुआ, मैं तो भैया कुआ पूजूंगा। बाप मर गया, मैं तो कार्य करूंगा, उस कर्ज है जागो, मने करिए, बिल्कुल मत करो। बस धम्म की झांकियां निकालो, धम्म का प्रचार करो। यदि आपको कुछ देना है तो स्कूल बनवा दो। बेटा हुआ है तो खुशी में दावत मत करो, स्कूल बनवा दो, औषधालय बनवा दो, जनता के हित में दो, किसी गरीब लड़की का विवाह करवा दो। बहुत बढ़िया बात कही यहाँ। उत्सव का मन किया है, उत्सव बिल्कुल। आज तो एक एक लड़की की शादी में 30-40 लाख खर्च करते हैं। क्यों करते हो? लॉकडाउन में ब्याह भाई, बढ़िया भाई, 5 आदमी के ब्याह, बहुत बढ़िया लगे। अशोक ने बिल्कुल ऐसी ब्याह की, कहीं ऐसा विवाह होना चाहिए और पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। अर्थात कर्म कांडों का, उत्सवों का विरोध किया। उत्सव नहीं मनाने चाहिए और उसे इसके लिए प्रजा के हित में काम, जब भी काम करें, यदि आपको कुछ काम करना है तो शिष्टाचार की बातें करें, समझाएं। आपका मित्र कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको समझाओ। जो ना डांस हेरो है, कौन कौन से डांस हो, डांस 2, 4, 5, 10 मिनट कर गए और फिर चले गए। कहा भयो डीजे ले गो, डीजे वारो 2, 4, 5 हजार रुपया, कछु ना भयो, बात खत्म। ये 2, 4, 5 ने कोई गरीब को देते बाको, कितनों घर बसतो। रीना जी सही है। ये अशोक ने कहा था, कौन से में, 9 में। अब आ जाओ 10 में। अब 10 में क्या कहा? 10 में कहा, यदि आपको कोई कार्य करने, प्रजा के हित में काम करें, प्रजा के हित में कार्य करें। दारू, मदरापान, डांस, अन्य चीजें सब बेकार। सही बात है राहुल जी, सब बेकार है। लॉकडाउन में जो विवाह है वो देखो कितने अच्छे भये। ये बढ़िया शिक्षा दे गई, अशोक की मॉरल शिक्षा है गई। ठीक है, तो प्रजा के हित में काम करें, हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ये बात 10 में कही गई। 11 में कहते हैं, 11 कौन? 11 धम्म की परिभाषा। तो आ जाए, धम्म की परिभाषा का उल्लेख कौन से में है? हाँ, हम तो नहीं जा पाए शादी में, कोई बात नहीं, खर्चा तो बच गो। तो 11 में धम्म की परिभाषा। तो धम्म की परिभाषा, धम्म किसे कहते हैं? पापों से मुक्ति, पापों से निवृत्ति, दानशीलता, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, वही धम्म है। धम्म को अपनाएं। तो इसमें 11 में धम्म की परिभाषा दे रखी है, बस इतना याद कर लेना। अब देखिए 12 में आपका आंसर। 12 में क्या है? 12 बराबर। 12 में क्या है? बराबर। अर्थात कौन? पुरुष के संग महिला भी बराबर, पुरुष के संग महिला भी बराबर। अर्थात स्त्री, 12 स्त्री का मतलब है स्त्री महामात्यों की नियुक्ति। कहते हैं मौर्य काल में महिलाओं का
पतन भी नहीं था, अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी, मीडियम। और कहते हैं स्त्रियों को भी नौकरी दी जाती थी, और कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षक बॉडीगार्ड महिलाएं हुआ करती थी, कोई पुरुष नहीं था उसके साथ, 10-12 महिलाएं रहती थीं, एक मर्दाना भेष में रहती थीं। तो स्त्री महामात्यों को भी सम्मान दिया गया है मौर्य काल में। तो बराबर, दूसरी बात है बराबर का मतलब है कि आपको सभी धर्मों को सम्मान दीजिए, सभी धर्मों का सम्मान करें, समवाय की अवधारणा अपनाएं। सब धर्म है, आप अपने धर्म को सम्मान दे रहे हो तो दूसरे धर्म को सम्मान दो। मेरी क्लास को सम्मान दे रहे हो, कोई क्लास है, मुझे भी दूसरी क्लास को सम्मान देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जो धर्म अपना रखा है उसको सम्मानित करें और दूसरे धर्म की बुराई ना करें। तो स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख, तो 12 स्त्री 12 बराबर, स्त्री भी तो हमारे बराबर है साहब, स्त्री का सम्मान करें। हमारी पत्नी है, हमारे बेटा है, बेटी है, जो भी हमारे परिवार में बहन है, उसका हमें सम्मान करना है। हाँ जी, कोई भी है, स्त्री किसी भी रूप में है, उसका हमेशा सम्मान करें, ठीक है। अब तेरे लिंग, लिंग का मतलब कलिंग, बहुत आवे क्वेश्चन ये पेपर में कि कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ है। अब कलिंग युद्ध काय पे करो अशोक ने, पड़ोसी राजा पे करो। पड़ोसी राजा अर्थात पड़ोसी राज्यों का उल्लेख कहाँ है, आपको आ जाए, ये आपको फर्स्ट ग्रेड में आया था पिछली बार, नहीं सेकंड ग्रेड में, ये सेकंड ग्रेड में आया था कि अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया है। तो कलिंग को राजा पड़ोसी तो जो नंद राजा था वो पड़ोसी था, तो पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किसमें है, 13 में शिलालेख में है, ऐसे याद कर लेना। और 14 में धर्मलेख। तो धर्म पर जिए, धर्म की तरह धर्म से अपना जिए और धर्म पर अपना जीवन यापन करें, में धर्म से धर्म की नीति पर जिए। और उसने कहा और ऐसे में अनेक लेख भी लिखवाऊंगा, अन्य लेख भी लिखवाऊंगा, जो कुछ लेखों में मेरे से गलती हुई है उनमें मैं सुधार भी करूंगा। तो ये आपको 13 इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। और धौली और जौगर को प्रथम कलिंग अवलेख कहते हैं, ध्यान रखना, मात्र 1 मिनट ले रहा हूं आपके। तो इसमें आ जाए तो प्रथम कलिंग अवलेख कहां से मिले हैं, और सॉरी प्रथम अशोक के अवलेख कहां से मिले हैं। तो प्रथम जो अवलेख मिले हैं धौली से मिला है और जौगढ़ से मिला है, और ये कहाँ है, धौली उड़ीसा में है और जौगढ़ कहाँ है, ये भी। और इसमें केवल एक कथन याद रखना, प्रजा मेरी संतान है, ये कथन पूछते हैं, प्रजा मेरी संतान है, अर्थात पिता पुत्र संतान को, वो प्रजा को एक संतान माना है और राजा को एक पिता माना है। तो ये प्रजा मेरी संतान है, ये कथन किसका है, अशोक मौर्य का है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो का सिद्धांत भी अशोक मौर्य ने दिया था। प्रजा मेरी संतान है, ये कथन भी किसका है, अशोक का है। और ये कथन कहाँ लिखा हुआ है, धौली कलिंग पृथक कलिंग, पृथक प्रथम पृथक है, पृथक और ये पृथक, प्रथम पृथक कलिंग अवलेख 2 जगह थे, धौली और जौगढ़ से मिले हैं, क्योंकि इसमें 11, 12, 13वीं लाइन नहीं मिली है, 11, 12, 13वीं लाइन नहीं मिली है, ठीक है। तो मेरे मित्रों क्या बताएं, किसका, सर परतों का पता नहीं चलता है। परतों का मतलब, परतों का मतलब यही है कि इसका मतलब है, परतों का मतलब है 11वीं 12वीं 13वीं लाइन नहीं मिलती है। परतों और क्या होता है आप बताएं, स्पष्टीकरण करें, आप लिख देना, मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ क्लियर लिखें, परत क्या होता है। परत का मतलब है, तो धौली और जौगढ़ में 11वीं 12वीं 13वां शिलालेख की लाइन नहीं लिखी हुई है, बस इतना है, ये प्रथम है। और आपको 3 बजे पॉलिटिकल का उपराष्ट्रपति के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, तैयार रहें। और अब साइंस की क्लास आपकी होने वाली है, जो बच्चा साइंस पढ़ता है, एल वाला तो पढ़ता ही है, जो भी पढ़ता है आप साइंस की क्लास लें, ठीक है। नमस्कार।